2 अक्टूबर द हिंदू में एडिटोरियल है, सिचुएशन अलोंग चाइना बॉर्डर इज स्टेबल बट नॉट नॉर्मल सेज आर्मी चीफ। इसका जो यूज है वो जीएस सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही जीएस थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी में होगा, क्योंकि 2016 में यूपीएससी में जीएस थर्ड में क्वेश्चन आया था, दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्वक संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक जटिल कार्य है, प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। और यूपीएससी ने ऐसे भी पूछा था 2018 में, और आपको मैंने बताया कि किस तरह से जीएस के क्वेश्चन ही नेक्स्ट टाइम आपको एसए में देखने को मिल सकते हैं, या एसए के क्वेश्चन आपको जीएस में देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस बार आपको एथिक्स का क्वेश्चन जीएस एसए में देखने को मिला था। तो 2018 में क्वेश्चन आया था, भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। तो अब इस एडिटोरियल में क्या था, हम उसको देखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसको यूज कर सके। तो इसमें था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोनों ने मंगलवार 1 अक्टूबर को अहम बयान दिए, जबकि उनके बयानों के अन्य पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों ने चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दों पर बात की। जो इस एडिटोरियल को पढ़ाने का मेरा मोटिव था, आपको ये डायग्राम दिखाना और साथ ही ये बताना कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है चाइना से रिलेटेड, आईआर में चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में, तो आपको ये वाला जो डायग्राम है वो बनाकर आना है, ग्रे जोन। तो ग्रे जोन क्या है, आपको उसका मतलब समझाना ही मेरा मोटिव है। ग्रे जोन का मतलब है कि एक ऐसी रणनीति जिसमें सैन्य और असैन्य तरीकों का मिश्रण होता है। यह रणनीति उन गतिविधियों का उपयोग करती है जो खुले तौर पर युद्ध के रूप में नहीं मानी जाती, लेकिन वे देश के हितों को प्रभावित करने और दबाव बनाने के लिए होती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले जब एडिटोरियल आया था तब बताया था कि जैसे चाइना अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी अपनाता है, उसी तरह से अब हम मिनरल डिप्लोमेसी भी देख सकते हैं जो चाइना अपना रहा है। ग्रे जोन युद्ध में सीधा सशस्त्र संघर्ष नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर प्रतिद्वंदी देश पर प्रभाव डाला जाता है। तो जो ग्रे जोन के एग्जाम्पल भी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इस नीति में आर्थिक, राजनीतिक, साइबर और अन्य प्रकार के असैनिक और अर्धसैनिक साधनों का उपयोग करके विरोधी को कमजोर किया जाता है। इसे युद्ध की पारंपरिक सीमाओं के बाहर संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य बिना सीधे युद्ध के अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। तो आप प्लीज इस डायग्राम को बनाकर आना एग्जाम में, तो औरों से आपको जो मार्क्स है वो ज्यादा मिलेंगे। अब भारत के संदर्भ में चीन की ग्रे जोन रणनीति, तो चीन जो है वो क्या करता है वो से देखो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर धीरे धीरे अतिक्रमण। चीन अक्सर एलएसी के पास धीरे धीरे अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाता है। जैसे इसके उदाहरण हमें 2020 का गलवान घाटी संघर्ष है, जहां चीन ने बिना स्पष्ट रूप से युद्ध छेड़े अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारतीय क्षेत्र पर दावा करने का प्रयास किया। इस दौरान चीन ने अपने सैनिकों को बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और गश्त करने के लिए भेजा, जो सीधे युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य क्षेत्रीय दबाव बनाना था। मॉडल गांवों का निर्माण। चीन ने एलएसी के पास तिब्बत के क्षेत्र में कई मॉडल गांवों का निर्माण किया। आप देखते होंगे, आए दिन न्यूज में भी आप सुनते होंगे। इन गांवों को देखने पर यह सामान्य आवासीय बस्तियां प्रतीत होती है, लेकिन इनमें सैन्य गतिविधियों का संचालन भी हो सकता है। इसका उद्देश्य भारत पर धीरे धीरे क्षेत्रीय दबाव बनाना और अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। इस प्रकार की गतिविधियां बिना प्रत्यक्ष युद्ध के भारत के खिलाफ चीन की भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। और एग्जाम्पल भी देखो अब आप, साइबर वॉर एंड इकोनॉमिक प्रेशर। चीन भारत के खिलाफ, ये सब ग्रे जोन जो है ना, ग्रे जोन में आपको बता रही हूँ, ये उसी के एग्जाम्पल है, ये जो आपको लिखने एग्जाम में, कि चीन भारत के खिलाफ साइबर हमलों की रणनीति भी अपनाता है। 2020 में मुंबई में बिजली ग्रिड के बंद होने की घटना को साइबर हमले से जोड़ा गया, जो चीन के ग्रे जोन युद्ध का ही हिस्सा है। इसके अलावा चीन भारतीय कंपनी पर आर्थिक दबाव डालने के लिए विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों और नीतियों का उपयोग करता है। चाइना सी एंड इट्स कंपैरिजन टू इंडिया। दक्षिण चीन सागर में चीन के मछुआरों को भेजकर धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना और कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया। यह रणनीति भारत के संदर्भ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सैन्य निर्माण, बस्तियों का निर्माण और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के समान है। इसे चीन की ग्रे जोन रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है, जो बिना प्रत्यक्ष युद्ध के क्षेत्रीय विस्तार की नीति को आगे बढ़ाता है। तो चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी, ग्रे जोन डिप्लोमेसी और ये क्रिटिकल मिनरल को लेकर डिप्लोमेसी, तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है आपको एग्जाम में यूज करना है, तो इससे आपको औरों से जो मार्क्स है वो थोड़े ज्यादा मिलते हैं। और ये जो हमारा एस्से आया था 2018 में, भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है, तो आपको मैंने ये एस्से भी कराया हुआ है, एस्से इनरिचमेंट प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 6, तो आप उसको अभी देखना अभी। और हाँ, इस वाले कंटेंट में अब आपको मैंने जो भी पढ़ाया है वो इसमें आपको ऐड ऑन कर लेना है। जैसे मैंने आपको जब एस्से करवाया था तो मैंने आपको बताया था
कि जब करंट में कुछ भी इन चीजों से रिलेटेड आएगा तो आपको बताऊंगी कि आपको इनको अपने एस्से में जाकर यूज कर लेना है। तो आप इस वाले जो एस्से को है उसको समझिए। हेलो एवरीवन, ये हमारा एस्से राइटिंग पर लेक्चर 6 है। लेकिन आपने अगर पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप पहले वाले लेक्चरों को देखिए ताकि आप इस लेक्चर का भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओ। तो अब हम ये 2018 में PYQ आया था, भारत में सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, ये जो सीमा विवादों को लेकर हम अपने कौन से GS में इसको पढ़ते हैं? तो हम इसको GS 3rd में इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इस चीज को पढ़ते हैं। अब आपको देखो ये सीखना है कि जो ये इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं हम इसी कंटेंट को उठाकर सीधा सीधा अपने इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट में यूज कर सकते हैं। आप एक बार ये एस्से लेक्चर लेने के बाद अपने GS 3rd के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो भी PYQ आए हैं उनको एक बार देखना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं, कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम सीमाओं को एक्सप्लेन करेंगे कि सीमाएं किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है। लाइनों को बनाना आसान है लेकिन प्रबंधन करना मुश्किल है। सीमाओं के संदर्भ में भी यही सच है। चाइना की OBOR पहल, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से सीमाओं को लेकर हमारे भारत में किस तरह से चुनौती है, चैलेंजेस है। तो चाइना की वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसको लेकर भारत के पास चिंता का विषय है, चैलेंजेस है। इसी तरह से अक्साई चीन, फिर अरुणाचल प्रदेश का जो ये क्षेत्र है इसको लेकर चाइना से हमारा सीमा विवाद बना हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान जो सर्किट वाला क्षेत्र है तो वो उसको अपना बता देता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो वाला, तो वो क्या सीमा विवाद है। तो हम देख रहे हैं हमारे किस देशों के साथ किस तरह से सीमा विवाद है। इसी तरह से म्यांमार और बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के अप्रवासन को लेकर चुनौती है और वहां पर जो है गोल्डन ट्रायंगल भी है। उसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान, वहां पर गोल्डन क्रिसेंट है। वो क्या है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, वहां पर अफीम का उत्पादन होता है। तो विश्व भर में जो सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है वो यहीं पर ही होता है। तो उसकी वजह से ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं जो यूथ है हमारा, मानव तस्करी, ये सारी जो समस्याएं हैं बॉर्डर पर भी बनी रहती हैं। फिर जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताएंगे फिर बताएंगे कि हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी कारक ही भारत के सीमा विवाद प्रबंधन में चुनौती पैदा करते हैं, भारत के अंदर भी है जिससे चुनौती उत्पन्न होती है। जैसे इस वाले क्षेत्र में आपको आतंकवाद ज्यादा देखने को मिलेगा, ये सारी चीज हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं इस वाले एरिया में। यहाँ पर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा, वामपंथी उग्रवाद, इस एरिया में इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सिर्फ जो चैलेंजेस है बॉर्डर के बाहर ही नहीं है, बॉर्डर के अंदर भी चैलेंजेस हैं। तो फिर जब हम धीरे धीरे इन सबको डिटेल से बताएंगे उसके बाद हम सोल्यूशन भी तो बताएंगे ना, कि जो कार्य बल है उसमें जनशक्ति के साथ साथ महिला शक्ति को भी शामिल करें, प्रौद्योगिकी का विकास करें, कुशल उपकरणों की आवश्यकता है, CRPF और BSF के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी प्रमुख भूमिका होती है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो हम हार्ड पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी अपनाने की आवश्यकता है। तो यही इस एस्से का सार है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से हम एस्से लिखना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो अब आप देखो, बताते हैं ना जैसे जो भी टॉपर्स होते हैं कि आपको जो एस्से वगैरह वो किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी डाटा से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो इसी तरह से आप किस तरह से स्टोरी से स्टार्ट करते हैं वो सीखते हैं। रविवार रात 8 बजे रेडियो शुरू हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ताजा खबर, सीमा विवाद में 2 जवान शहीद। रेडियो के ये शब्द सिर्फ खबर नहीं है, इन शब्दों ने उन 2 परिवारों की नींव हिला दी जिनसे जवान आ रहे थे। इसके अलावा इस खबर ने पूरे भारत में चिंता पैदा कर दी। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के राष्ट्रीय हित को लेकर नई नई बहसें शुरू हो गई है। इसके अलावा रेडियो के एक विशेषज्ञ ने कहा कि भारत भौगोलिक रूप से एक बड़ा देश है जिसकी पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम अपने एस्से की स्टार्टिंग कर सकते हैं। रेडियो पर समाचार के ये कुछ शब्द किसी भी भारतीय के मन में भारत की सुरक्षा, इसकी सीमाओं पर समस्या और उनके प्रबंधन के बारे में और जिज्ञासा पैदा करते हैं। इस निबंध में हम चर्चा करेंगे कि सीमाओं से हमारा क्या मतलब है,
वे कैसे महत्वपूर्ण है, सीमा प्रबंधन एक जटिल कार्य क्यों है, और हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम इस एस्से में किन किन बातों पर ध्यान देने वाले हैं, किन किन बातों को हम मेंशन करने वाले हैं। तो एग्जामिनर को पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि आपने इस एस्से में आगे किस ओर आप जाने वाले हो। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। सीमाएं किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता प्रतिनिधित्व करती है। सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं है, बल्कि वो दो देशों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं। हालांकि जैसा कहा जाता है, लाइनों को बनाना आसान है लेकिन प्रबंधन करना मुश्किल है। सीमाओं के संदर्भ में यही सच है। सीमाओं का प्रबंधन जटिल कार्यों में से एक है। प्रबंधन लोगों, वस्तु और सेवाओं के फ्लो और प्रवाह के प्रबंधन को संदर्भित करता है। प्रबंधन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल, जिसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, घरेलू और कई कारक शामिल हैं जो इसे जटिल और विवादित कठिन बनाते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से भारत, अक्साई चीन, अब वही जो मैंने आपको बताया था उसको हम डिटेल से देखो लिख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को लेकर चीन के साथ सीमा विवाद का सामना करता रहा। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर भी चिंताएं पैदा की। चीन जैसे देश समझौतों में विश्वास नहीं करते और वे अपने स्वयं के प्राचीन दावों को आह्वान करते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम आबादी के कारण जम्मू और कश्मीर पर अनावश्यक दावे करता है, जो सीमा प्रबंधन के कार्य को क्या बना देता है, जटिल। ये जो क्रियाएं और अन्य राष्ट्रों के द्वारा की जा रही है वो हमें सीमा प्रबंधन में एक जटिल कार्य बना देती है। भू राजनीतिक कारकों को देखेंगे तो ये तो हो गए ऐतिहासिक वाले। अब देखते हैं भू राजनीतिक कारक को एवं भू आर्थिक कारणों से सीमाओं का प्रबंधन अधिक जटिल हो जाता है। पाकिस्तान अपनी संसाधन समृद्धि के कारण सर क्रिक क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि चीन भूटान के डोकलाम क्षेत्र, तो किस लिए इन क्षेत्रों पर दावा करते हैं, क्योंकि उनको संसाधन चाहिए। कब्जा करके भू राजनीतिक खेल खेल रहा है ताकि भविष्य में भारत पर हमला करने के लिए रणनीति स्थिति हासिल की जा सके। चीन क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा के साथ एक सत्तावादी देश है जो इस जटिलता को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। हमारे पड़ोसी देशों के रणनीतिक हित सीमा विवादों के प्रबंधन को अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वन बेल्ट वन रोड पहल के माध्यम से चीन की घेरेबंदी की नीति CPEC में पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है का शामिल होना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की चीन के साथ निकटता भारत के लिए अपनी सीमाओं के प्रबंधन में चिंता का कारण बनती है। हाल ही में नेपाल ने चीन के प्रभाव में एक विवादास्पद नक्शा जारी किया जो भारत और नेपाल के सीमा प्रबंधन के लिए चुनौती पैदा करता है। इसलिए हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं। फिर रोहिंग्याओं के आप्रवासन से भारत, म्यांमार और बांग्लादेश सीमाओं पर चिंता पैदा होती है। इसके अलावा आतंकी हमले, उग्रवाद और ड्रोन हमले भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को बढ़ाते हैं। हमने बताया था गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। तो कौन कौन से देश आते हैं, ये आपका प्रीलिम्स का भी फैक्ट है। गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, और गोल्डन क्रिसेंट जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देश आते हैं। ड्रग आपूर्तिकर्ता के केंद्र हैं जो सीमाओं पर व्यापार के प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, वही ड्रग्स वगैरह, यूथ में एडिक्शन आ जाता है, मानव तस्करी, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल, अब हम वही जो मैंने आपको बताया कि पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया फिर बताएंगे, बाह्य कारक ही नहीं है, अंदर भी है चुनौती। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बाह्य कारक भारत के सीमा विवाद प्रबंधन के लिए चुनौती पैदा करते हैं, बल्कि घरेलू कारक भी सीमा प्रबंधन के लिए चुनौती पैदा करते हैं। भारत का भूगोल भारत के सीमा प्रबंधन के लिए चुनौतियां पेश करता है। सियाचिन, अक्साई चीन, गलवान घाटी आदि के भौगोलिक क्षेत्र और चरम जलवायु स्थिति के कारण सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। तो आपको वो जो पहले डायग्राम बनाए थे उसमें दिखाया गया है कि अक्साई चीन की लोकेशन कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो आप उसको देखना। ऐसे ही कार्य बल, जनशक्ति, महिला शक्ति भी सीमा विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन भारत के सीमा सुरक्षा बल के पास पर्याप्त कार्यबल नहीं है। प्रौद्योगिकी और कुशल उपकरणों की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। इस स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होने के लिए CRPF कर लेना और BSF के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति भी सीमा विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तान के प्रति भारत की सोची समझी व्यवहारिक विदेश नीति ने सीमाओं को मजबूत किया, जबकि भूटान के साथ भारत के नरम और गहन संबंधों में सीमाओं का लगभग खत्म कर दिया। चीन और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए भारत की विदेश नीति दोनों के बीच मजबूत सीमाओं पर जोर देती है। सीमा प्रबंधन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो आप इसको देश की जगह सिर्फ अपने घर को रखकर देखो कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने बस यात्रा जैसी कई पहलों के
माध्यम से पाकिस्तानी नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा तनाव कम हुआ। यहाँ तक कि किसी भी देश की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की भी सीमा विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सॉफ्ट पावर में जैसे स्पोर्ट्स कल्चर, अपनी संस्कृति, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्ड पावर उसे लाभ देती है कि उसका कोई सीमा विवाद नहीं है। दूसरी ओर तिब्बत, उसके पास कोई कठोर शक्ति नहीं थी, पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इसी तरह भारत की हार्ड पावर क्षमताएं भी सीमा विवादों के प्रबंधन को प्रभावित करती है। हालांकि सीमा विवादों का प्रबंधन जटिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे प्रबंधित नहीं किया जा सकता। अगर आप सिर्फ वहां पर प्रॉब्लम बताकर आ गए और आपने सोल्यूशन मेंशन नहीं किए हैं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। हालांकि सीमा विवादों का प्रबंधन जटिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे प्रबंधित नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बलों में कार्यबल बढ़ाने जैसे उपायों के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। बीएसएफ और सीआरपीएफ के माध्यम मध्य समन्वय, प्रौद्योगिकी में वृद्धि, सीमाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ड्रोन सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस से अधिक राफेल जेट खरीदने की योजना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आदि जैसे कदम ऐसे उपाय हैं जो सीमाओं के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। उदारवादी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सीमाओं पर शांति लाती है। जो उदारवादी अर्थशास्त्री हैं, भारत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे, वस्तु और सेवाओं के व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दे, कल्चरल डिप्लोमेसी। भारत नए हथियारों, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र कर्मियों के प्रशिक्षण को अपनाकर रक्षा में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है, लेकिन ये राजनीतिक इच्छा, अब किस लिए होगा? जटिल कार्य तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, विश्वास निर्माण के उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। हमें युद्ध जैसे समाधान का सहारा लेने के बजाय सीमा विवादों को हल करने के लिए पीएम मोदी की संवाद और कूटनीति बातों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत अपनी सीमाओं के प्रबंधन के लिए अपनी संस्कृति, कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का बेहतर उपयोग कर सकता है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं से नहीं बल्कि अपने संबंधों से परिभाषित होते हैं। तो इस तरह से हम अपने एस्से का फिर एंड करते हैं। तो आप इसी कंटेंट का यूज, जैसे कुछ सॉल्यूशन आपको लिखने हो, समस्याएं आपको बतानी हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी जीएस थर्ड वाले पार्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। यही होता है कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस एग्जाम में। और आपको अगर मेरा इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप सबसे पहले, अगर आप नए हो और आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। इसी